हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने जो सुझाव है वो कमेंट में जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य जो था 9वीं शताब्दी से कमजोर होता गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। और इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में जो है अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में जो है आपस में झगड़ा हो गया था। सन 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच जो है गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी जो है और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों जिसे मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की और बहुत से नए छोटे राजवंश जो है उत्पन्न हो गए। खुरासान, ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान अथवा वॉक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश और मिस्र तथा सीरिया में जो है तुलूनी वंश। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ताहिरी और सासानी वंश कहाँ कहाँ पे थे। तो खुरासान और ट्रांसक्सियन यानी तुरान अथवा अक्सस के पार वाले इलाकों में कौन कौन थे? ताहिरी और समानी वंश थे। वहीं मिस्र तथा सीरिया में तुलूनी वंश थे। और अब्बासियों की सत्ता जो है जल्द ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। तो ये जो है पार्ट 2, इसको देखने से पहले मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, तभी इस चैप्टर का जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो क्या होता है कि सन 945 में जो है वो भी छिन गई, किससे? अब्बासियों की सत्ता। और जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र जो था उसको क्या कहते हैं? डेलाम कहते हैं। तो डेलाम के बुआही नामक शिया वंश ने क्या है कि बगदाद पर कब्जा कर लिया और बुआही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह राजाओं के राजा भी जो है शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी जो है धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला जो है वो बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि अन्य एक जो है कि अन्य शिया राजवंश जो था फातमी, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो इस्लामी जगत पर शासन करे। फातमी का संबंध जो था शिया संप्रदाय के उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि ये पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज है और इसीलिए वे इस्लाम के जो है एकमात्र न्याय संगत शासक है। और उत्तरी अफ्रीका में जो है इसके अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीत लिया। 969 में क्या किया था? फातमी वंश ने मिस्र को जीता और फातमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी कहाँ थी? फुस्तात के बजाय एक नए शहर जो था काहिरा को राजधानी बनाया गया। तो अभी भी मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है, लेकिन उसके पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? फुस्तात में थी। और जिसकी स्थापना जो है मंगल ग्रह मिरीख, जिसे अल काहिर भी कहा जाता है, के उदय होने के दिन की गई थी। और दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने जो है शिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की जो है एकल भाषा अरबी से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से जो है वो एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद जो है एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में जो था कि बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारी जो है व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार जो है सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे और मुसलमानों की जनसंख्या जो उमैयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर जो है बहुत अधिक हो गई। प्रारंभिक जो था अब्बासी काल में क्या था कि मुसलमानों की जनसंख्या 10% से भी कम थी, पर आगे चलकर बहुत अधिक हो गई। फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई और इसमें जो था धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सुल्तानत के उदय से जो है अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजाति समूह जुड़ गया। तो कौन था? तुर्क। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों जो अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को कह के अपना लिया। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और ये लोग क्या थे कि ये कुशल सवार और योद्धा थे और ये गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुआही प्रशासनों में शामिल हो गए।
तो ये क्या थे, तुर्क लोग गुलाम और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुआही जो थे, 3 अलग अलग वंश थे, उनके प्रशासनों में शामिल हो गए और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके जो है उच्च पदों पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना जो है अल्पतगिर ने 961 ईस्वी में की गई थी और उसके ने क्या है गजनी के महमूद जो 998 से 1030 तक था द्वारा मजबूत किया गया था। बुआवियों की तरह जो है गजनवी जो है एक सैनिक वंश था जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। मासूद जो था एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम था तिलक, मतलब वो तिलक था और बाद में धर्मांतरण करके मासूद बन गए थे। लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का जो केंद्र था खुरासान और अफगानिस्तान में ही था और उनके लिए जो है अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि जो है उनकी वैधता के स्रोत थे। महमूद इस बात में सचेत था कि वह गुलाम का बेटा है और वो खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए जो है बहुत इच्छुक था। खलीफा जो था शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़ी के रूप में गजनवी को चुना जो सुन्नी था और समर्थन देने के लिए राजी था। अब सल्जुक तुर्क जो था समानियों और कारा खानियों आगे जो है पूर्व की ओर से आए गैर मुस्लिम तुर्क की सेनाओं में सैनिकों के रूप में जो है तुरान में दाखिल हो गए और उन्होंने बाद में अपने आप को 2 भाइयों जो थे तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित किया। गजनी के जो है महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने जो है 1037 में खुरासान को जीत लिया और निसापुर को अपना राजधानी बनाया। किसने? सल्जुकों ने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीता और निसापुर को अपनी राजधानी बनाया। तो निसापुर किसने खास था क्योंकि निसापुर जो था शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामी केंद्र और उमर खयाम जो थे एक महान दार्शनिक उनका जन्म स्थान था। इसके बाद क्या था कि सल्जुकों ने जो अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक जहां बुहावियों का शासन था, तो इराक में क्या था कि बुहावियों का शासक था और उसकी ओर दिया और 1055 ईस्वी में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया गया। खलीफा अल कायम ने जो है तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसके धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर जो है शासन किया और भतीजा जो था अल्प अरसलान उनका उत्तराधिकारी बना। अल्प अरसलान के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार जो है अनातोलिया यानी कि जो आधुनिक तुर्की है वहां तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि जो है उनमें यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों के बीच जो है काफी अधिक लड़ाई झगड़े हुए और इसकी चर्चा जो है नीचे की गई है। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। ये मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था और ये सुव्यवस्थित सभ्यता पर खाना बदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक जो है आक्रमण था। धर्म युद्ध क्या था कि मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों के लोग जो है ईसाइयों के पुस्तक वाले लोग है ना जो अहले किताब समझा जाता था क्योंकि उनके पास जो है उनका अपना धर्म ग्रंथ था, न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था। और व्यापारियों, जो तीर्थ यात्रियों, राजदूतों और यात्री के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को जो है सुरक्षा या अमन जो है प्रदान की जाती थी। और इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था और विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जो है जेरूसलम को 638 में ही जीत लिया था, लेकिन वो ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई जो है यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता जो है 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई जब क्या था कि नॉर्मनों जो था हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया और केवल मुसलमान जो है वो मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी जो है परिवर्तन हो गया था जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला। पादरी और योद्धा वर्ग जो थे है ना राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच जो है सैनिक मुठभेड़ों की संभावनाओं और लूट मार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को जो है ईश्वरीय शांति या पीस ऑफ गॉड का आंदोलन द्वारा रोका गया था। तो कुछ क्षेत्रों में जो था पूजा स्थलों के निकट और चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूह जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ जो है सभी प्रकार की सैनिक हिंसा जो है वो वर्जित की गई थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर की शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों, विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु जो है प्रशंसनीय समझी जाने लगी। तो 1092 में जो है बगदाद के सल्जुक सुल्तान मालिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया और इससे बाइजेंटाइन सम्राट जो थे एलेक्सियस प्रथम, कौन थे बाइजेंटाइन सम्राट? एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का जो है मौका मिल गया। पोप अर्बन द्वितीय जो था के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवट करने का एक अवसर था और 1095 में जो है पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर
पुण्य देश जिसे होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए जो है आह्वान किया गया। तो यहाँ पर एक चित्र है। तो चित्र में क्या है कि इसमें अलेप्पो एवं हित्तिता असीरियाई और हेलेनिक स्थल, इस चित्र में अरबों ने क्या है 636 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया था और अगले 1000 वर्ष तक ये लड़ाई चलती रही। और इस चित्र में क्या दिखाया गया कि युद्धरत धर्म योद्धाओं को देखिए। नसु अल मतरकी की यात्रा वृत्तांत 1534 से 361 तक में जो है ये वर्णित है। तो अलेप्पो और हित्तिता जो असीरिया और हेलेनिक स्थल है, इस पे क्या कि अरबों ने 636 पर इस पर आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था और अगले 1000 वर्ष तक जो है इसमें लड़ाई चलती रही। और इसी में धर्म योद्धाओं के जो है चित्र बने हुए हैं और इसको बनाया है नसु अल मतरकी की यात्रा वृत्तांत में से इसको लिया गया है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि 1095 से 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने जो है पूर्वी भूमध्य सागर, जिसको क्या कहते हैं लेवेंट कहा जाता है, के तटवर्ती मैदान में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई। फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए और इन लड़ाइयों को बाद में जो है धर्म युद्ध का नाम दिया गया। तो धर्म युद्ध क्या था कि पोप ने जो युद्ध लड़ने की शपथ लेने वाले को समारोह पूर्वक क्रॉस प्रदान करने का आदेश दिया। प्रथम धर्म युद्ध जो था 1098 से 99 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमान दोनों ने काफी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने जो है ईसाई, जिन्हें फिरंगी अथवा इनफ्रिंजी कहा जाता था, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया जाता है। इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य जो है स्थापित कर लिए और इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर या फिर समुद्र पारीय भूमि कहा जाता था। और बाद के धर्म युद्ध जो है इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए। आउटरैमर का क्या मतलब हुआ कि वैसे सामूहिक क्षेत्र जो है ना, जिसका क्या है कि यूज क्या है बाद के धर्म युद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए। तो आउटरैमर प्रदेश जो था कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने जो है एक दूसरा धर्म युद्ध 1145 से 1149 तक के लिए अपील की और एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने जो है दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हरा कर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इसके बाद जो है आउटरैमर की शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होती गई और धर्म युद्ध का जोश जो है अब खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने जो विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। सलादीन ने जो है एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध का आह्वान किया और उन्हें जो है 1187 में पराजित कर दिया। उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया और उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार जो था वो बहुत दयामय था। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि 1187 में क्या है, किसको पराजित कर दिया गया? सलाह अल दीन या सलादीन जो था 1187 में ईसाइयों को जो है पराजित कर दिया और 1 शताब्दी के बाद जेरूसलम पर फिर से मुसलमानों का कब्जा हो गया। तो ये कहा जाता है यहाँ पे कि सलाह अल दीन जो था उनका व्यवहार ईसाई लोगों के लिए जो था वो दयामय था और विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमान और यहूदियों के साथ किया था। मतलब जो मुसलमान और यहूदी जितने क्रूर थे मुसलमान और यहूदियों के साथ किया था, मतलब ईसाई लोग जो थे वो मुसलमान और यहूदियों के प्रति जितने क्रूर थे, मुसलमान जो थे वो ईसाइयों के प्रति जो है उतना ही दयामय था। हालांकि द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम जो है ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को जो है मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम जो एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर के छिन जाने से 1189 में जो है तीसरे धर्म युद्ध के लिए जो है प्रोत्साहन मिला और लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवा और कुछ नहीं प्राप्त कर सके। मिस्र के शासकों मामलुकों ने जो है अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से जो है बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी जो है एक समाप्त हो गई और उसका ध्यान जो है अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। इन धर्म युद्धों ने जो है ईसाई और मुस्लिम संबंधों में 2 पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादें और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था, और दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी
पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली और व्यापारिक समुदाय जो है पीसा, जेनुआ और वेनिस का अधिक प्रभाव था। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है कि सीरिया में फ्रैंक तो अपने अधीन किए गए मुस्लिमों के साथ विभिन्न फ्रैंक कौन थे? जो पश्चिमी देशों के नागरिक तो धर्म युद्ध में विजयी हुए और अभिजातों का व्यवहार जो था भिन्न भिन्न प्रकार का था। शुरू में धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे और बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति जो है वो लोग बहुत अधिक सहिष्णु थे। 12वीं शताब्दी के एक सीरियाई मुसलमान जो उसामा इब्न मुनक़ित जो है ना अपने संस्मरणों में अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही है। फ्रैंक लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर है, लेकिन वे नियम का अपवाद है और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एक उदाहरण की यह है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटियोक भेजा। उस समय जो चीफ थियोडोर सोफियानुस जो थे, एक पूर्वी ईसाई जो था वहां पर था और वह और मैं आपस में दोस्त थे। वह तब एंटियोक में हर तरह से शक्तिशाली था और वो एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा कि मेरे एक फ्रैंक मित्र ने जो है मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि ये लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसलिए मैं उनके साथ चला गया और हम उन पुराने शूरवीरों में से एक शूरवीर नाइट के घर पहुंच गए जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे। वह अब राज और सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके पास एंटियोक में संपत्ति थी जहां वो रहता था। उसने बहुत ही सफाई से जो है स्वादिष्ट भोजन परोसा था। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूँ, तब उसने कहा कि जी भरकर खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता और मेरे पास जो है मिस्री महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती हैं और वो जो कुछ तैयार करती है उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। ना कभी सुअर का मांस मेरे घर के अंदर प्रवेश होता है, इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। और जब वहां से रवाना हुए तो बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में जो है बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं ये समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई और मुझे यकीन हो गया कि मेरा जो है अंत निकट आ गया। तब अचानक यही शूरवीर जो वहां आ गया और उसने उस औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या की थी। और ये हुर्सो जो है अफामिया का एक शूरवीर था और जिसकी हत्या हामा की सेना के कुछ सिपाहियों के द्वारा की गई थी। तब उस शूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा कि ये व्यक्ति मध्यवर्गीय यानी बुर्जुआ है, अर्थात ये एक व्यापारी है, ये लड़ता लड़ाता नहीं है, ये किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता। और वो भीड़ पर भी चिल्लाया, तब भीड़ तितर बितर हो गई। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का ये प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। और ये जो एक्सेप्ट है उस किताब अल इतिबार से लिया गया है। तो यहाँ पर एक चित्र है, तो इसमें क्या है कि सीरिया में स्थित धर्म योद्धाओं का जो है एक दुर्ग है और इसका निर्माण धर्म युद्ध के दौरान हुआ था। अरब नियंत्रित क्षेत्रों के आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था और इसके मीनारों और जलवाही सेतुओं का निर्माण बेबार नामक मामलुक सुल्तान ने 1271 ईस्वी में करवाया था। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य के बारे में पढ़ते हैं कि नए जीते गए क्षेत्र में जो बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। इस्लामी राज्य में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में जमीन जो था काफी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी और जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में जो है संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे और उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थित कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे, जमीन गांव की जो है साझी संपत्ति थी। और अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई, वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी। सम्राट के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थी और विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपने अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर या खराज लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। और जब जो है गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगते, तो उससे क्या है राज्य की जो है आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए जो है खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में जो है कराधान में की जो है एक समान नीति अपनाई। 10वीं शताब्दी से राज्य ने जो है अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता या फिर राजस्व का हिस्सा कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया। खेतों में खुशहाली जो है राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आई और बहुत से क्षेत्रों में विशेष रूप से नील घाटी में राज्य ने जो है वो सिंचाई प्रणालियों
बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई जिनमें आमतौर पर पंचक्किया अथवा नोरियां लगी होती थी, के लिए सहायता दी गई। ये सारी चीजें अच्छी फसल के लिए जरूरी था और इस्लामी कानून में जो है उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो जमीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। और किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए जो है वो खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख प्रौद्योगिकियों परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में जो है उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैगन की खेती की गई और यूरोप को जो है उनका निर्यात भी किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था कि अरब सैनिकों, जिसको क्या कहा जाता था, झुंड कहा जाता है, तो अरब सैनिकों झुंड को बसाना था जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। और इस श्रेणी के फौजी शहरों में जिसे मिस्र कहा जाता है, तो इजिप्ट का जो अरबी नाम है कूफा और बसरा जो इराक में थे और फुस्तात तथा काहिरा मिस्र में थे। तो यहाँ एक चित्र है, इसमें क्या है कि फसल की कटाई मजदूरों में क्या है कि मजदूरों का खाना जो है एक ट्रे पर लाया जा रहा है। यहाँ एक ट्रे देख सकते हैं, ट्रे इसमें मजदूरों का खाना लाया जा रहा है। और दूसरे में क्या है कि सूडो गैलन की प्रत्योषधों की पुस्तक बुक ऑफ एंटीडोट्स का जो है अरबी रूपांतरण 1199 में मतलब डॉक्टर गैलन की कहानी जो है उससे ये जो है चित्र बनाया गया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो है किसान यहाँ पे खेती कर रहे हैं, उनके पास बैल है और उनके लिए जो है एक ट्रे में खाना लाया जा रहा है। अब्बासी खिलाफत जो था उनका टाइम पीरियड क्या था कि 800 ईस्वी में जो है इसकी राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या जो है बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। और इन शहरों के साथ साथ जो है दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें क्या है कि नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्मिताओं के लिए जो है कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। और इस प्रकार जो था कि संपूर्ण क्षेत्र में जो है शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क जो है ये कारोबार बढ़ गया। शहर के जो है केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें से एक मस्जिद थी, मस्जिद अल जामी होती थी, जहां सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। ये इतनी बड़ी होती थी कि ये दूर से दिखाई दे सकती थी। और दूसरा भवन जो था समूह केंद्रीय मंडी, जिसे क्या कहते हैं सूक कहा जाता था, जिसमें क्या होता है कि दुकानों की कतारें होती थी और व्यापारियों के आवास, इसको क्या कहते थे फंदुक कहते थे, और सर्राफ का जो है वो कार्यालय होता था। शहर के प्रशासकों जो राज्य के आयान और नेत्र थे और विद्वानों और व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तुज्जर कहा जाता था, उनके लिए घर होते थे जो केंद्र के जो है निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के जो क्वार्टर होते थे वो बाहरी घेरे में होते थे और प्रत्येक में जो है क्या होता था कि मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगॉग, जो यहूदी प्रार्थना घर को क्या बोला जाता है सिनेगॉग, और छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानघर जिसे हमाम कहते हैं, और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में जो है शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार और काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे कि चमड़ा साफ करने और रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें जो होती थी। शहर की दीवारों के बाहर जो होता था वो कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के जो है दरवाजे बंद कर दिए हों। और सभी शहरों का जो है नक्शा एक जैसा नहीं होता था और इस नक्शे में जो है परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर जो है परिवर्तन किए जा सकते हैं। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं का जो है शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया और भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की जो है सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक जो है अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा और ये व्यापार 2 मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीजों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और एधाब तक, फारस की खाड़ी से पत्तन, सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। तो कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीजों, मसालों और बारूद जो था उसको क्या था भारत और चीन से, कहाँ से, लाल सागर के पत्तन, जिसको क्या कहते हैं अदन और एधाब जो था क्या था, ये लाल सागर के पत्तन थे, पत्तन मतलब पोर्ट, और फारस खाड़ी के पत्तन जो थे उनका क्या नाम था, सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। और वहां से फिर माल को जमीन पर ऊंटों के काफिलों के द्वारा क्या था कि बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भंडार गृह जिसे मखाजिन जो कहा जाता है
जिसे फ्रांसीसी शब्द मैगजीन का जो है मूल है, और उस मैगजीन का अर्थ क्या होता है कि दुकान तक स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। तो यहाँ पर एक चित्र है, इसमें क्या है कि एक जहाज जैसा कुछ चित्र है ना। तो इसमें क्या है खास बात की ये बसरा को जाने वाली एक नाव है, और नाविक जो है वो भारतीय है और यात्री जो है वो अरबी है। आधुनिक काल से पहले जलमार्ग द्वारा जो है माल और यात्रियों की ढुलाई सस्ती, तेज और सुरक्षित थी। और ये जो चित्र है ये हरीरी जो एक चित्रकार थे उनके द्वारा रचित 12वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि जो है जिसका नाम है मकामात, उससे लिया गया है। मकामात का अर्थ होता है सभाएं, और एक लोकप्रिय अरबी साहित्य की जो एक विधा थी जिसमें वाचक जो है एक चालबाज होता था, और उसकी जो जिसमें वाचक जो होता था एक वाचक होता था, और स्टोरी के अंदर जो होता है एक चालबाज और उसकी शरारतों की कहानियां जो है वो सुनाता है। और उसी में क्या है कि इसमें इस जहाज का चित्र किया गया था। फिर क्या है कि मक्का के रास्ते से गुजरने वाले जो काफिले हो जाते थे वो बड़े हो जाते थे, और जब हज की यात्रा के समय हिंद महासागर में क्या था, नौचालन के मौसम शब्द जो है मवासिम से आया है, जो कि मानसून शब्द का मूल है। तो मौसम के साथ क्या करता था, पड़ता था। और इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर जो है सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, और जिनमें से कुछ भारतीयों से भारत से सीधा व्यापार करते थे, जैसे कि गेनीजा संग्रह में परिरक्षित उन पत्रों से देखा जा सकता है। तो ये गेनीजा संग्रह के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्या है सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किंतु चौथी शताब्दी से क्या है कि व्यापार और शक्ति के केंद्र में काहिरा के उभर आने के कारण इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने जो है अधिक महत्व प्राप्त किया। और पूर्वी सिरे से चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी, मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं जिनमें कागज भी शामिल था, इसको लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद, जिसको तुरान भी कहते हैं, वो रेशम मार्ग से जो है वो चीन तक जाते थे। और तुरान भी क्या था कि वाणिज्यिक तंत्र की जो है महत्वपूर्ण कड़ी थी, और ये तंत्र जो था यूरोपीय वस्तुओं मुख्यतः फर और स्लाव गुलामों, जिसी से क्या है अंग्रेजी का स्लेव शब्द बना है, के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के जो हैं वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में जो है बड़ी संख्या में पाए गए हैं। इन बाजारों में जो है तुर्क गुलाम, दास दासिया भी जो है खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे, और राजकोषीय प्रणाली, राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार के लेन देन ने जो है इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे जो थे, फुलस जो थे, है ना, जिनको तांबे के क्या कहते थे, फुलस कहा जाता था, उसके जो है सिक्के बनाए जाते थे, और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सर्राफों द्वारा जो है सील बंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका, जो अफ्रीका के सूडान, और चांदी जो है मध्य एशिया, जिसे जरफ्सा घाटी जो कहती है, वहां से आती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोना अफ्रीका के सूडान से और चांदी जो है मध्य एशिया के जरफ्सा घाटी से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के जो है यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया, और उधार का कारोबार जो है मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्य जो है वो गतिशील हो गया। और मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। साख पत्रों, जिसे शक कहते हैं, जो अंग्रेजी शब्द चेक और हिंदी शब्द साख का मूल है, और हुंडियों, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर सुफ्तजा कहते हैं, उसका उपयोग व्यापारियों, साहूकारों द्वारा जो है धन को एक जगह से दूसरे जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नकद मुद्रा के साथ ले जाने से जो है मुक्ति मिल गई, और इससे जो उनकी यात्राएं भी हैं ज्यादा सुरक्षित हो गई। खलीफा भी जो है वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते थे। यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक जो है व्यापार स्थापित करना और उन अथवा अपने कार्यों का संचालन करने के लिए गुलामों को कामों में लगाना जो है एक आम रिवाज था, लेकिन मुजरबा क्या था कि औपचारिक व्यापारिक प्रबंध जो है आमतौर पर किए जाते थे। तो इसमें क्या होता था कि इसमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ और हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था, और इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन रिवा जो था वो गैर कानूनी था, हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीकों से हियाल
जो था हियाल से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना, और मुद्रा विनिमय जो था हुंडी का मूल पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। तो 1001 रातें अलिफ लैला वो लैला की कहानियों में जो है हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की जो है वो तस्वीर मिलती है, और इन कहानियों में नाबिकों, गुलामों, सौदागरों और सर्राफों जैसे कई पात्रों का जो है वर्णन मिलता है। इस चैप्टर का जो है ये पार्ट 2 था, और ये इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो है सुझाव कमेंट में जरूर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।